हेलो एस्पिरेंट्स। मैंने एएमयू बीई के पिछले 25 साल से भी ज़्यादा के पेपर्स एनालाइज किए हैं, 1994 से लेकर 2024 तक। और एक चैप्टर जो हमेशा कंसिस्टेंटली मार्क्स दिलाता है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आज के इस सेशन में हम इस टॉपिक को मास्टर करने वाले हैं और फोकस सिर्फ उन चीज़ों पर रहेगा जो आपको एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर ये चैप्टर इतना जरूरी क्यों है। उसके बाद हम सारे हाई यील्ड सब टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट क्राइसिस, ओजोन और एसिड रेन। और हाँ, सबसे आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा एएमयू एग्जाम प्रेडिक्शन जोन, जिसमें हम वाटर पोल्यूशन के वो कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए पार्ट 1, ये चैप्टर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से पहले आइए पेपर सेटर के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या है इस चैप्टर में कि वो हर साल इससे सवाल पूछते ही पूछते हैं। वजह काफी सिंपल है। पहली बात, ये फ्यूचर इंजीनियर्स के लिए बहुत रिलेवेंट है। दूसरी, इसके सवाल ज्यादातर कंसेप्चुअल होते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं। वो बस आपकी अवेयरनेस टेस्ट करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को स्मार्ट तरीके से तैयार कर लिया तो आप आराम से 3 से 4 सवाल पक्के कर सकते हैं। और ये एएमयू बीई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा एडवांटेज है। सच कहूं तो ये एक लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड टॉपिक है। तो आखिर ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये हमारे आसपास की केमिस्ट्री है, हमारी हवा, पानी, मिट्टी की केमिस्ट्री। इसमें हम ये समझते हैं कि नेचर में कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और उससे भी जरूरी हम इंसानों की एक्टिविटीज जैसे कि इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट इन नेचुरल प्रोसेसेस को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। चलिए अब अपने पहले बड़े टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन। यहां से मैं बता रहा हूं, एमसीक्यूज आना गारंटीड है। एएमयू को पोल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज और उनके इफेक्ट्स के बारे में पूछना बहुत पसंद है। एग्जाम नोट, इस बात को नोट कर लीजिए। ये जो मेजर गैशियस पोल्यूटेंट्स है इन्हें आपको बिल्कुल याद कर लेना है। देखिए, SO2 और NOx ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स में फॉसिल फ्यूल्स जलने से आते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोकार्बन्स ये गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसकी वजह से आते हैं। इन सोर्सेज को याद रखिएगा, इन पर सीधे सीधे सवाल बनता है। अब देखिए, ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है जहां से सवाल बनता ही बनता है। दोनों तरह के स्मॉग के बीच का फर्क। क्लासिकल स्मॉग जो है वो ठंडे और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। ये स्मोक, फॉग और SO2 का मिक्सचर है और इसका नेचर, ध्यान से सुनिए, रिड्यूसिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ फोटोकेमिकल स्मॉग गर्म, सूखे और धूप वाले मौसम में होता है। ये तब बनता है जब गाड़ियों से निकले NOx और हाइड्रोकार्बन्स सूरज की रोशनी में रिएक्ट करते हैं, और इसका नेचर याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग होता है। ये फर्क बहुत जरूरी है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन यानी O3 और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट्स, जिसे हम पैन कहते हैं, जैसे पावरफुल ऑक्सीजेंट्स होते हैं, और यही इन सारे बुरे असरों के लिए जिम्मेदार हैं जो आप देख रहे हैं। इनकी वजह से आंखों में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और ये रबर और पत्थर जैसी चीजों को भी खराब कर सकते हैं। एक बात और, पैन आंखों में बहुत तेज जलन पैदा करता है, और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एएमयू पहले भी पूछ चुका है। चलिए इस एएमयू स्टाइल के सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे जरूरी शब्द है ऑक्सीडाइजिंग। अभी हमने बात की थी कि फोटोकेमिकल स्मॉग में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं। SO2 क्लासिकल यानी रिड्यूसिंग स्मॉग का हिस्सा है, तो ए गलत हो गया। CO एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट नहीं है। स्मोक और फॉग तो क्लासिकल स्मॉग का हिस्सा है, तो सीधा सा जवाब है B, ओजोन और पैन, जो इसके मेन ऑक्सीडाइजिंग कंपोनेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं एग्जामिनर्स के एक और पसंदीदा टॉपिक पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। यहां से सवाल लगभग हमेशा कंसेप्चुअल ही आते हैं, इसलिए चलिए अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। इस लिस्ट को आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। एक बहुत कॉमन MCQ ट्रैप है ये पूछना कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हो सकता है वो ऑप्शन में N2 या O2 दे दें। याद रखिएगा कि CO2 सबसे अहम है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज से इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। हाँ, वाटर वेपर सबसे ज्यादा अबंडेंट है, लेकिन वो एक नेचुरल साइकिल का हिस्सा है। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क साफ कर लेते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल और जरूरी चीज है। ग्रीन हाउस गैसेज सूरज की गर्मी को रोक कर रखती हैं, जिससे धरती जीने लायक गर्म रहती है। इसके बिना हमारी धरती एक बर्फ का गोला होती। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये उसी नेचुरल इफेक्ट का एनहांसमेंट है।
मतलब इंसानी हरकतों की वजह से जब ग्रीनहाउस गैसेस बढ़ जाती हैं तो जो एक्स्ट्रा गर्मी पैदा होती है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये रहा एक क्लासिक एमसीक्यू ट्रैप। हालांकि मीथेन और सीएफसीज पर मॉलिक्यूल ज्यादा पावरफुल ग्रीनहाउस गैसेस हैं, फिर भी सही जवाब है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पता है क्यों? क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स जलाकर इतनी ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी बाकी सभी गैसेस से कहीं ज्यादा है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग में इसका टोटल कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं धरती के सुरक्षा कवच की, ओजोन लेयर। इस सेक्शन से सवाल आमतौर पर सीधे साधे फैक्ट बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आपने ठीक से रिवाइज किया है तो ये आसान मार्क्स हैं। एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सवाल, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है? जवाब है स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर से कंफ्यूज मत होइएगा, वो इसके नीचे की लेयर है। स्ट्रेटोस्फीयर वाली ओजोन गुड ओजोन है जो हमें खतरनाक यूवी रेडिएशन से बचाती है। ये जो चेन रिएक्शन आप देख रहे हैं यही ओजोन को तबाह करता है। समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि वो रिएक्शन के आखिर में फिर से बन जाता है और इसी वजह से CFC मॉलिक्यूल से निकला एक अकेला क्लोरीन एटम 1 लाख से भी ज्यादा ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है और यही चीज CFCs को इतना खतरनाक बनाती है। ये एक बिल्कुल सीधा डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार सबसे प्रमुख मैन मेड केमिकल्स हैं सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिन्हें फ्रियॉन्स के ट्रेड नेम से भी जाना जाता है। ये पहले रेफ्रिजरेंट्स और एरोसोल स्प्रेज में बहुत इस्तेमाल होते थे। चलिए अब एयर पोल्यूशन के एक और नतीजे की बात करते हैं, एसिड रेन। यहां से सवाल आमतौर पर कॉज एंड इफेक्ट टाइप के होते हैं। मतलब कौन से केमिकल्स इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो क्या नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम नोट, ये नंबर बहुत जरूरी है। देखिए, बारिश का पानी नेचुरल तरीके से थोड़ा सा एसिडिक होता है, जिसका pH लगभग 5.6 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में मौजूद CO2 पानी में घुलकर वीक कार्बोनिक एसिड बनाती है। लेकिन जब बारिश का pH 5.6 से नीचे गिर जाता है तब उसे एसिड रेन कहते हैं। इस वैल्यू को याद रखिए। तो ये बनती कैसे है? फैक्ट्री और गाड़ियों से निकले सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हवा में पानी के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। फिर ये एसिड्स बारिश के साथ जमीन पर गिरती हैं। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है ताजमहल का खराब होना, जो कि मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। एसिड मार्बल से रिएक्ट करता है और उसे धीरे धीरे गला देता है। अभी जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से ये बहुत आसान होना चाहिए। आगरा के आसपास की इंडस्ट्रीज जैसे मथुरा ऑयल रिफाइनरी बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। यही हवा में सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जो ताजमहल को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब हम अपने सेशन के सबसे जरूरी हिस्से में एंटर कर रहे हैं, एग्जाम प्रिडिक्शन जोन। यहां हम पहले एक और हाई यील्ड टॉपिक कवर करेंगे जिसके बारे में AMU अक्सर पूछता है, वाटर पोल्यूशन और उसके इंडिकेटर्स। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 5 है BOD। ये वाटर पोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, साफ पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी DO बहुत ज्यादा होता है, जो पानी के जीवों के लिए जरूरी है। जब सीवेज जैसा ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में डाला जाता है तो बैक्टीरिया उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं और इस प्रोसेस में वो DO को कंज्यूम करते हैं। उन्हें जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उससे ही कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD। तो हाई BOD वैल्यू का क्या मतलब हुआ? ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सवाल है। हाई BOD का मतलब है कि पानी में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। इसका यह भी मतलब है कि बैक्टीरिया बहुत सारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मछलियों और दूसरे पानी के जीवों की मौत हो सकती है। तो इस रिश्ते को याद रखिए, हाई BOD मतलब हाई पोल्यूशन और हाई पोल्यूशन मतलब लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। चलिए अब कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स देखते हैं। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन इसे दोहराना जरूरी है। पैन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, मतलब ये सीधे सीधे नहीं निकलता बल्कि एटमॉस्फेयर में बनता है। और ये एक पावरफुल लैक्रिमेटर है, जिसका मतलब है ये आंखों में बहुत तेज जलन पैदा करता है। इसका जवाब है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम इसे सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो CO हमारे रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के मुकाबले लगभग 200 से 300 गुना ज्यादा मजबूती से जुड़ जाता है। इससे एक स्टेबल कंपाउंड बनता है जिसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो खून को ऑक्सीजन ले जाने से रोक देता है।
इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मौत भी हो सकती है। जवाब है सी, अंटार्कटिका। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका की सर्दियों के दौरान कुछ खास बादल बनते हैं जिन्हें पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं। ये बादल उन केमिकल रिएक्शंस के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जो CFC से क्लोरीन एटम्स को आज़ाद करते हैं। और जब बाहर के मौसम में धूप वापस आती है तो ओजोन डिप्लीशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अगर आपने इन स्लाइड्स पर डिस्कस किए गए सारे कॉन्सेप्ट्स, खासकर वो फर्क, की टर्म्स और रिश्ते जो मैंने हाईलाइट किए हैं, समझ लिए हैं, तो आपकी तैयारी पूरी है। ये लेक्चर AMU BE एंट्रेंस